अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। गुज़श्ता रोज़ वतन अजीज़ के 77वें यौम आज़ादी की मुनासिबत से आज़ादी नाइट परेड का एहतमाम पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल एबटाबाद में किया गया, जहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे और बतौर मेहमान खुसूसी उन्होंने इस तकरीब से खिताब भी किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी परेड से खिताब में कहा कि नाइतफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारियत की राह हमवार कर देते हैं। कौम का पाक फौज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा है। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। ना इत्तफाकी इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारियत के लिए राह हमवार कर देते हैं। कौम का पाक फौज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा है। ये मजबूत रिश्ता मुश्किल हालात में हमारी कुव्वत बनकर हौसलों और जज्बों को बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। कोई मनफी कुव्वत एतमाद और मोहब्बत के इस रिश्ते को न कभी कमजोर कर सकी है और न ही आइंदा कर सकेगी। आर्मी चीफ का मानना है कि अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करना है। अब यहाँ कुछ सवालात जन्म लेते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें तो यहाँ मुल्क में 3.5 दहाइयों तक डिक्टेटरशिप रही है। फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया। अगर पहले ही मार्शल लॉ लगाने वाले जिम्मेदारों का तयन करके उनका एहतसाब कर दिया जाता तो शायद मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ लगता ही ना, नौबत ही ना आती। अब जैसा कि मौजूदा फौजी क़यादत ने माजी की गलतियों को दुरुस्त करने का इरादा कर लिया है और फौज में खुद एहतसाबी के अमल को यकीनी बनाकर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने वाले अवामिल के गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि सियासतदान ही हैं जिन्होंने इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए सहारे तलाश किए और इदारों को सियासी मामलात में मुदाखलत की दावत भी देते रहे। इस हवाले से बानी पीटीआई के नाकिदीन कहते हैं कि बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए इदारों को खुली मुदाखलत की दावत दी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर यह इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने बानी पीटीआई को न सिर्फ इक़्तिदार की सीढ़ी तक पहुँचाया बल्कि उनके इक़्तिदार को तूल देने की भी हर मुमकिन कोशिश की। यानी इदारों की जानिब से ही कुछ अनासर ने जमहूरियत को अपने मफादात की खातिर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ही थे जिन्होंने आर्मी चीफ बनने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया और अपने मनफी अमल से इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब जाहिर है कि पाक फौज में साबिक DGISI को लेकर एक लावा पक रहा था और जब आतिश पेशाब फटा तो पाक फौज ने अपना मुहासबा करते हुए ऐसे अनासर के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया जो कि यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। ये बात भी हकीकत है कि जिस मुल्क की फौज कमज़ोर हो वो मुल्क तबाह हो जाया करते हैं। अरब स्प्रिंग के जरिए भी शाम, लिबिया समेत दीगर ममालिक की अफवाज को तबाह किया गया। मिस्र में भी फौज को तबाह करने की कोशिश की गई, लेकिन जब ऐसा ना हो सका तो वहाँ मार्शल लॉ लगवा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा गया। 90 की दहाई में हुकूमतें म्यूजिकल चेयर की सूरत आती और जाती रहीं। बहरहाल पाक फौज की मौजूदा क़यादत ने सियासत में मुदाखलत से दूर रहने के अज़्म का इआदा किया हुआ है और पाक फौज जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने वाले अवामिल के गिर्द घेरा तंग भी कर रही है। साथ ही पाक फौज ये भी चाहती है कि इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों का भी मुहासबा हो और आर्मी चीफ इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए फरमा रहे हैं कि चंद सालों में रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है और ये कहते हैं मैं ये बावर कराना चाहता हूँ रियारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। चंद सालों से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमून कोशिश की जा रही है जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। इस डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, सूरह अल हुजरात आयत नंबर 6, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो ताकि लोगों को बेजा ईजा न दे बैठो फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आइन इजाज़त जरूर देता है मगर आइन पाकिस्तान ने इसकी वाज़ेह हद बंदी भी कर रखी है। जो कुछ गुज़श्ता रात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा उसी की रिफ्लेक्शन हुकूमती ओहदेदारों के बयानात में भी दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज डिजिटल दहशतगर्दी की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया। वो क्या कह रहे थे जरा वो भी आपको दिखाते हैं। ने पाकिस्तान वो आज हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है हमारा पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। खाइफ है हमारा दुश्मन, लेकिन इसने डिजिटल दहशतगर्दी के हथियार को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के नौजवानों के जहन पर झूठ की बमबारी शुरू कर रखी है। झूठ के इस महाज को सच्चाई भी नाकाम बना सकती है। शऊर और आगाही इंतशार नहीं लाती।
डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज इस मुताल्लिक क्या कहती हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है, नाराजगी लीडिंग टू वायलेंस इज नो ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। हमें मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। एक आइडियल मुल्क बन सकता है अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सियासी इस्तेहकाम हो और इस मुल्क में फितना, फसाद, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज से अगर हम परहेज करें और एक कौम बन के आगे बढ़ें और एक कौम की तरह सोचें, तो ये मुल्क की तकदीर को संवरने से अल्लाह के फजलो करम से कोई नहीं रोक सकता। अब इस मामले पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तर्जियाकार इमदाद सुमरो साहब ने भी ज्वाइन किया है और पर्टिकुलरली गुज़श्ता रात जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की PMA काकूल में तकरीर थी और उसमें जो बातें डिजिटल टेररिज्म को लेकर की गई, पर्टिकुलरली फ़ौज को कमज़ोर करना, रियासत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है, सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। इमदाद सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि वतन अजीज़ को मार्ज़ वजूद में आप 77 बरस बीत गए हैं। इन 77 बरसों में अगर कोई एक इदारा जिसको समझा जाए कि बड़ा ताकतवर इदारा रहा है, तो आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं कि वो मजबूत या ताकतवर इदारा पाकिस्तान के अंदर कौन सा है? देखिए, ताकतवर इदारा अगर हम आइन की रूह से देखें तो वो तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट है, सबसे बड़ा इदारा है, मतलब ऑल इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे यहाँ फौज सबसे ज़्यादा ताकतवर इदारा रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ बार बार मुदाखलतें हुई, मार्शल लॉ लगे, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्टली फौज ने रूल किया है पाकिस्तान में। और पहली बार हम ये देख रहे हैं कि एक एतराफ़ किया गया कि फौज की सियासत में मुदाखलत भी रही है और फौज प्रोजेक्ट साजी भी करती रही है। कमर बाजवा साहब ने एतराफ़ किया और फिर हमने मौजूदा DGISPR जो है, यानी मौजूदा आर्मी चीफ के उसमें जो सरबराही में जो फौज के जो तर्जुमान है, मौजूदा DGISPR हो या इनसे पहले वाले हो, उन्होंने बारहा एतराफ़ किया है कि हाँ, फौज से गलतियाँ हुई हैं और फौज जो है वो रही है सियासत में मुलविस। अच्छा, देखिए अब जब आपने कहा कि फौज सबसे ताकतवर इदारा है, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर ने गुज़श्ता रात PMA काकूल जब तकरीब से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि फौज को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। तो मेरा अगला सादा सवाल ये है कि कौन है जो फौज को कमज़ोर कर रहा है, अल्टीमेटली पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है? देखिए रेहान, बड़ा इसका जवाब जो है बड़ा सादा सा है, सादा है सवाल का। देखिए, फौज के जो पॉलिटिकल जो किरदार है उसकी किसी ने भी कभी हिमायत नहीं, लेकिन अगर फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की, जिस तरह की कुछ चीजें हो रही हैं, यानी फौज ने अगर अपने साबिक DG ISI को गिरफ्तार किया तो बहुत बड़ा मामला चल रहा था ना, तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ की तरफ ये वाज़ेह इशारे हैं कि वो फौज को कमजोर करना चाहती है, फौज के अंदर डिवाइड करना चाहती है। आगाज जो हुआ था वो तो पता नहीं कब से था, लेकिन आपको शहबाज गिल साहब का वो जो 2022 का अगस्त का वो बीपर याद होगा एक TV चैनल पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जूनियर अफसरान है अपने सीनियर्स का ऑर्डर ना माने फौज के, जिसको गिरफ्तार भी। तो एक कोशिश की गई फौज के ऊपर हमले करने की। मतलब हमारे यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो के ऊपर 2 हमले हुए, एक शहीद हो गई, एक उससे पहले हुआ। अब भुट्टो को शहीद कर दिया गया, अदालत कहती है कि वो अदालती कत्ल था। मियां नवाज शरीफ साहब को हथकड़ियां लगाई गई, 2 बार गिरफ्तार हुए, 2 बार जेल में गए। कभी किसी पॉलिटिकल फोर्स ने कभी भी फौज के पॉलिटिकल किरदार पर तो तनकीद की है, लेकिन बतौर इदारा उसको कमजोर करने की कभी कोशिश नहीं की। पीपुल्स पार्टी ने हमेशा दिफाई कुव्वत मजबूत की, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा दिफाई कुव्वत मजबूत की और उन्होंने एफर्ट्स की बावजूद इसके कि वो फौज के सियासी किरदार के जो है वो मुतासिर थे उससे। लेकिन जाहिर PTI की तरफ ये इशारा है उनका, और कुछ ऐसी चीजें नजर भी आ रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके बानी की तरफ से, कि वो फौज को कमजोर करना चाहते हैं। उनकी देखिए अब एक तो पॉलिटिकल पार्टी है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक साबिक DG ISI यानी फॉर्मर स्पाई मास्टर की गिरफ्तारी के बाद जो तासुर उभरता है कि फौज के अंदर ही कोई ऐसी ताकतवर शख्सियत थी जो अपने इदारे में कोई क्रैक्स पैदा करने की कोशिश कर रही थी और अल्टीमेटली वो रोल प्ले कर रहे थे कि एक गुब्बारा जिसका नाम PTI है उसमें हवा भरी जाए। तो ये कहा जा सकता है कि ताकतवर इदारे को अंदर बैठा हुआ को ताकतवर ही कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल यही हुआ ना। देखिए 9 मई के बाद कितने अफसरान हैं जो ऑन रिकॉर्ड जो बताए गए हैं कि जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, इसमें कुछ जर्नैल हैं, कुछ ब्रिगेडियर्स हैं, कुछ उनसे नीचे रैंक के अफसरान हैं। तो ये तो हुआ ना।
ये एक चीज हुई। और आपको याद होगा शायद मित्रा साहब का इंटरव्यू जो बाजवा साहब के साथ उन्होंने इंटरव्यू की सीरीज एक चलाई थी, उसमें वो ज़ाहिर तहरीरी शक्ल में थी। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे सर पर इमरान खान साहब के का भूत सवार था। तो एक बीज तो बोया गया था ना, जब वो बीज बोया गया था तो कहीं ना कहीं तो उसने झाड़ियां भी पैदा कर ली थी ना। इस वक्त वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना फौज के लिए, जिसकी वजह से आर्मी चीफ बार बार कहते हैं कि फौज के अंदर तकसीम करने की कोशिश की जा रही तो है। सर फिर तो देखिए, हम्म। फिर ये एतराफ़ से तो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी से शुरू करें, फिर वहाँ से शुरू करें, ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा, फिर उसके बाद उनके आने वाले जनरल फैज़ तक, फिर जनरल बाजवा भी। तो फिर तो इनमें कुछ पर्दा नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों का नाम आता है, फिर सिर्फ जनरल फैज़ हमीद ही क्यों? वो पीछे जाएगा ना, इशू तो इंस्टीट्यूशनल है ना। मतलब एक वो था पॉलिसी जो गलत थी, इदारे की पॉलिसी थी, लेकिन जब इदारा कह रहा है कि 2021 के बाद हम न्यूट्रल होंगे, तो फिर जब इदारे की पॉलिसी तब्दील हुई तो फिर इदारे की पॉलिसी को नाम, फौज के अंदर तो डिसिप्लिन होता है ना, चाहे वो सियासत की मुदाखलत के लिए डिसिप्लिन हो या सियासत से बाहर जाने का डिसिप्लिन हो, उसको तो बाहर ये सब लोगों को फॉलो करना होता है। तो अब होने क्या जा रहा है? देखिए, अब व्हाट इज़ द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, उसके साथ मुतज़ाद इत्तलात ऐसी भी हैं को 52 लोग के करीब लोग मज़ीद गिरफ्तार किए गए हैं, तहकीकात का दायरा कार बढ़ेगा। अल्टीमेटली ये जो हिद्दत है इसकी वो PTI और बानी PTI तक भी पहुँचेगी। क्या होता हुआ देख रहे हैं आप आने वाले चंद दिन के अंदर? देखिए रेहान, एक बड़ी संजीदा एफर्ट है। मुझे लग रहा है कि इसको जारी भी रहना चाहिए और किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो रियलाइजेशन थी प्रोजेक्ट इमरान खान की नाकामी के बाद, वो जो है वो बड़ी गहरी रियलाइजेशन है, उसके असरात आ रहे हैं। जहां जिन लोगों ने कमिटमेंट की कि जी हम अब नहीं ये हरकतें करेंगे और फिर वो करनी शुरू हो गई। इस तरह फैज हमीद साहब के ऊपर कहा जा रहा है कि वो बावजूद रियायत मिलने के उन्होंने वो नहीं अपनी हरकतों से बाज आए थे, तो उनके खिलाफ एक तो एक्शन हो रहे हैं। और दूसरा ये होगा कि अगर चंद बड़े अफसर जो अपने आर्मी एक्ट की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, चाहे वो फिर किसी हाउसिंग सोसाइटी के में जाकर जो है वो वहां पर लोगों को उठा ले, या जो उनके ऊपर इल्जाम है पैसे उठाकर लेंगे, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें और अपने इदारे के डिसिप्लिन को खराब करें, तो हम लोग देखिए सर, फौज के अंदर तो एहतसाब हो रहा है। अब ये कहा कि ताकतवर इदारा फौज है, फौज को कमज़ोर करना पाकिस्तान को, देखिए और भी तो रियासत के सुतून है, रियासत के अहम इदारे हैं। क्या जुडिशरी को कमज़ोर करने से पाकिस्तान कमज़ोर नहीं होगा? क्या पार्लियामान को कमज़ोर करने से पाकिस्तान कमज़ोर नहीं होगा? क्या दीगर इदारों को, जो रियासती इदारे हैं, उनकी कमज़ोरी से पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं होगी? इस हवाले से भी आप कुछ होता हुआ देख रहे हैं? इनकी मजबूती के लिए भी आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ किया जाएगा, या ये कमज़ोर होते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम? देखिए, गठजोड़ रहा है ना पाकिस्तान में माजी में, और वो ये रहा है कि जर्नल्स और जुडिशरी, फौज और अदलिया का गठजोड़ है ना। वो मार्शल लॉ लगाते थे, जज साहबान वैलिडेट कर देते थे जी। ये रहा है। मतलब जमाने में तो जज साहबान, चीफ जस्टिस साहबान गवर्नर भी रहे, तो जाहिर है वो जब तक ये मतलब तमाम इदारे अपने आईनी दायरे में रहेंगे, स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। अगर एक जज आइन के दायरा कार के अंदर रहकर फैसला करेगा, किसी की मजाल नहीं होगी कि उनके ऊपर उंगली उठा सके। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल डिसीजन करेंगे तो उनके ऊपर उंगली उठाई जाएगी। कोई जर्नल या फौज का इदारा अगर वो दिफाई जो जिम्मेदारियां हैं उनकी हद तक रहता है, तो देखिए वो सलूट होते हैं, लोग सलाम करते हैं, मिली नगमे लिखे जाते हैं उनकी बहादुरी और उनकी शुजाअत के ऊपर, तो जाहिर फिर वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। बिल्कुल इसी तरह पार्लियामेंट अगर अपने आप को असर्ट नहीं करवाती, अपने मामलात में किसी को मुदाखलत करने नहीं देती, अगर कोई मुदाखलत करता है उसका एहतसाब नहीं करती, तो जाहिर पार्लियामेंट कमजोर होगी। तो कहीं ये सारे इदारे अपने अपने जो उनकी ताकत है उसको अपने उस आईनी हुदूद के अंदर, जो उनका हलफ है उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, सब स्ट्रांग हो जाएंगे। लास्टली अब फौज ने तो मैसेज दे दिया, एंड मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर, एहतसाब होगा, फौज ने शुरू कर दिया है। क्या बाकी जगहों पर भी आप ये होता हुआ देख रहे हैं? आने वाले दिनों में अगर नहीं होगा तो क्या कोई और फिर करेगा? ये होगा आपका इशारा जिस तरफ है वहां पर भी एहतसाब होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब ने उसका आगाज कर दिया। भुट्टो केस हो, कुछ और केसेस हैं जिसमें उनके फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उस तरफ एक कदम बढ़ चुका हुआ। मैं अक्सर दोस्तों की गुजारिश किया करता हूं कि अगर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट का बरकरार रहना, उसके बाद ये नहीं हो सकता कि उनकी तरह की अगर किसी ने आकर मुदाखलतें की हैं तो वो बच जाएंगे। फिर अब आगाज हो चुका हुआ है और उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये नहीं हो सकता कि मुकद्दस गाय बनाकर बैठे।
मुल्क ने आगे बढ़ना है। नहीं, देखिए इस गिरफ्तारी के बाद सर, इस गिरफ्तारी के बाद ये जो इनकलाब एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा, ख़तो किताबत का सिलसिला शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी 11 जजेस ने जो डिसीजन हाल ही में दिया, आपको लगता है अब ये इसको भी इस गिरफ्तारी के बाद रिवर्स गियर लगेगा? काफी सारी चीजें सेटल डाउन होंगी ना, क्योंकि हुआ ये है कि जिस तरह का एक जो प्रोजेक्ट साजिश के नाकाम होने के बाद जो इंतशार, अफरा तफरी और अजीब गरीब किस्म का माहौल था, तो उसमें छोटी मोटी चीजें होनी थी, तो वो हो रही है, लेकिन अब चीजें सेटल डाउन होने की तरफ जा रही हैं, तो बहुत सी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सी चीजें, मतलब बहुत कनेक्शन खुलेंगे ना। फैज़ अमीन साहब किन से रब्ता करते थे, क्या करते थे, बहुत कुछ सामने आने वाला है। जब वो सामने आएगा तो जो बहुत सा जो तूफान था चाय की प्याली में, वो थम जाएगा। 77 साल गुजर गए, लेकिन आज भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है। कशकोल वतन अजीज का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। हमारी मईशत कर्जों की मईशत है। हर आने वाली हुकूमत ये दावा करती है कि पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन ये वादे मासिवाए सब्ज बाग के और कुछ नहीं होते। अब हुकूमत को इस वक्त मुआशी महाज पर बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। महंगाई और बिजली के बढ़ते हुए बिल हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा कि बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती और अगले चंद बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आज़म क्या कह रहे थे, जरा सबसे पहले वो गुफ्तगू आपके सामने रखता है। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। बज़ाहिर वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो एलीट क्लास को हर तरह का रिलीफ दे रही है और अवाम की जेबों पर बोझ डालती चली जा रही है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अवाम को रिलीफ देने में ब्यूरोक्रेसी से मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। माजी को देखें तो साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को भी ऐसी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा जब उन्होंने किफ़ायत शारी की मिसाल कायम करते हुए सरकारी ख़जाने से नई बड़ी और दरामदी गाड़ियों की ख़रीदारी की शिक ख़त्म कर दी। उन्होंने हुक्म दिया कि वो तमाम सरकारी अफसर जो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने की मजाज हैं, वो अब दरामदी गाड़ियों के बजाय मकामी तौर पर तैयार करदा सुजुकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे। इस इकदाम से कौमी ख़जाने पर पड़ने वाला बहुत सा माली बोझ कम तो हो गया, लेकिन दूसरी जानिब अफसरान मोहम्मद खान जुनेजो के ख़िलाफ़ हो गए। अफसरान ने तो जुनेजो साहब की हुक्मदूली इस अंदाज में की कि उन्होंने वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के बरक्स पुरानी जीपों के इस्तेमाल को तरजीह दी। ये भी कहा जाता है कि जुनेजो ने 1987 से 88 के बजट में ऐलान किया कि ग्रेड 22 के अफसरान के लिए 1000 सीसी की मकामी तौर पर तैयार करदा सुजुकी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएंगी और यही ज़ाब्ता उन्होंने फ़ौजी जर्नैलों के लिए भी नाफिज कर दिया था। मोहम्मद खान जुनेजो का ये फैसला ब्यूरोक्रेसी को हज़म नहीं हुआ और उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली गई। ये भी कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी की मज़ामत की वजह से उनको बरतरफ किया गया। अब जिस मुल्क में रिलीफ देने पर एक वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया जाए, जहाँ अशराफिया से जो सहूलियातें छीनने पर आवाम को वो सहूलियात देने पर वज़ीर आज़म बरतरफ हो जाए, वहाँ आवाम को रिलीफ देना एक ख्वाब लगता है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो फरमा रहे हैं कि वो माशी प्लान देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक नए माशी प्लान से मुताल्लिक़ क्या राय रखते हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। चंद दिनों में पूरी कौम से खिताब करूंगा और 5 साला जो माशी प्रोग्राम है वो आपकी खिदमत में मैं आपको पेश करूंगा और जिसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि माशी प्रोग्राम तो 77 साल में बेशुमार आए और बेशुमार प्लान आए, तकरीरें हुई, लेकिन तकरीरें हुई, बड़े बड़े इशार पढ़े गए, दिल को गरमा देने वाली शोला बयानी हुई, लेकिन कौमों की तकदीर बदलती है। दरअसल असल में जब आप शबाना रोज और मुसलसल मेहनत करें और मुसलसल दिन रात काम करें। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिर माशियात की निगरानी में 5 साला मनसूबा तैयार कर लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जिस मुल्क में रिलीफ देने पर मज़ामत की जाए, ऐसे में माशी प्लान कहीं से भी बनाया गया हो, वो आवाम की ज़िंदगियों पर मस्बत असरात कैसे डाल सकता है? क्या क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मुल्क कर्ज़ की दलदल में धंसा नहीं हुआ? मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्ज़ों की तारीख बताती है कि 1947 को शुरू होने वाले सफ़र से लेकर 2008 तक पाकिस्तान मजमूई तौर पर 6127 अरब रुपए का मकरूज था। 2013 तक 5 साला दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इसमें 133% यानी 8165 अरब रुपए का इजाफा किया और ये 14292 अरब तक जा पहुंचा।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने 5 साला दौर में इस हजम को 74.60% यानी 1661 अरब रुपए बढ़ाते हुए तकरीबन 24,953 अरब रुपए तक पहुंचा दिया, जो मुल्क की GDP का 72.5% था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर्जों में कमी लाने का वादा किया था, लेकिन 3 साल में 60% यानी 14,907 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया और जून 2021 में पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा तकरीबन 3,98,059 अरब रुपए पर जा पहुंचा, जो मजमूई कौमी पैदावार का 83.5% बनता है। PDM के दौरे हुकूमत में 30 जून 2022 तक 30 जून 2023 तक मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जों के हुजम में तकरीबन 13,638 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इस दौरान डॉलर की कदर 204 रुपए से बढ़कर 286 रुपए तक पहुंच गई, जिसके बायस गैर मुल्की कर्जे 27.3% से बढ़कर 28.4% पर जा पहुंचे और इन पर सूद की शरह 3,182 अरब रुपए से बढ़कर 5,671 अरब डॉलर की सतह पर आ गई। आज मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जे 62,000 अरब रुपए से तजावुज कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान जिन ममालिक और आलमी इदारों का मकरूज है उनमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, पेरिस क्लब और दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात सर फहरिस्त हैं। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जिन्होंने आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा कर्ज ले रखा है। IMF के सबसे बड़े मकरूज ममालिक की बात की जाए तो इनमें अर्जेंटाइन, मिस्र, यूक्रेन और इक्वाडोर के बाद पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है। यानी अगर कहा जाए कि कर्ज़ों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, कशकोल बन गया है कौमी निशा हमारा, तो कहना गलत नहीं होगा। अब क्या कभी हम टूटता हुआ भी देखेंगे? क्या इस कर्ज को चुकाते हुए भी देखेंगे? क्या खुद मुख्तार, खुशहाल, खुद मुख्तार और खुद मुख्तार पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो पूरा हो सकेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो 77 बरस बाद भी सवाल ही है। इसका जवाब न जाने कब मिलेगा। दुनिया के सबसे बड़े फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म फाइवर ने पाकिस्तानी प्रोफाइल्स का जो स्टेटस है वो अनअवेलेबल कर दिया है और पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग कम्युनिटी पाकिस्तान के लिए फाइवर से सालाना $500 मिलियन से ज़ायद कमाती है। फाइवर दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है। पूरी दुनिया का 9% काम जो है वो पाकिस्तान में होता है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सारिफीन ने मुतादिद ऐसे स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं जिनमें फाइवर की जानिब से फ्रीलांसर्स की गिग्स को गैर फ़ाल किए जाने पर आगाह किया गया है। एक्स और फेसबुक पर जो वायरल होने वाले एक्स में फाइवर की जानिब से पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को आगाह किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज में रुकावट के बायस उनका स्टेटस गैर फ़ाल किया गया है। फाइबर की जानिब से फ्रीलांसर्स को भेजे गए पैगाम में लिखा गया है कि हम समझ सकते हैं कि आपके इलाके में इंटरनेट सर्विसेज तातुल का शिकार है, जिसके बायस आपके लिए अपनी सरगर्मियां जारी रखना मुश्किल हो चुका है। ताहम आपके ऑर्डर्स में ताख़ीर आपकी रेटिंग्स पर असरअंदाज ना हो, इसलिए हमने आर्जी तौर पर आपकी गिग्स का स्टेटस गैर फ़ाल कर दिया है। फाइवर की जानिब से वादे किया गया है कि ये इकदाम आर्जी तौर पर है और इससे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की जो फाइवर रेटिंग है उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर सेफ्टी फायरवॉल का दूसरा और आखिरी तजर्बा गुज़श्ता रात मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से वजारत IT और PTA हुकाम खुश और उनकी तरफ से इस हवाले से तस्दीकी या तरदीदी पैगाम नहीं भेजे गए। वजारत IT के सीनियर ऑफिसर की बकौल ये PTA से मुतल्लिका मामला है, लेकिन PTA के सीनियर हुकाम ने राब्ता करने पर किसी किस्म का जवाब नहीं दिया है। उम्मीद है कि जो भी हो रहा है, फायरवॉल इंस्टॉल होनी है नहीं होनी, इससे जो पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है और पाकिस्तान का जहाँ से जो बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाने का एक रिसोर्स बहुत अच्छा है वो मुतासर नहीं होगा और पाकिस्तान में जो लाखों लोग फ्रीलांसिंग से जुड़े वो बेरोज़गार नहीं होंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।